फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को टीजीटी आर्ट और पीजीटी की तैयारी करवाऊंगी। इसके लिए देखिए मैं कौन सी बुक ले रही हूँ, राशि रस्तोगी। इनकी बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो इसी बुक को पूरा मैं आपको समझाऊंगी कि बुक में क्या है। और पढ़ने से ज़्यादा कोई अगर समझा देता है तो उससे ज़्यादा याद होता है। तो इसीलिए मैं आपको पूरी बुक जो है ये समझाने वाली हूँ। जितने भी पेजेस हैं आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो भारतीय कला एवं कलागत तत्व। सबसे पहले हमें कला के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कला का अर्थ क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों पढ़ना ज़रूरी है हमें। एलिजिबिलिटी आप सबको पता ही होगी, आप लोगों ने फॉर्म भर ही दिया होगा। तो डायरेक्ट हम लोग इसकी जो है तैयारी करते हैं। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि कला का अर्थ। तो किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना ही कला कहलाता है। यानी कि कोई भी कार्य को आप आसानी से अच्छे से पूरा करिए, उसी को कला कहते हैं। और कला में भी जैसे हो गया, आप मूर्ति बनाते हैं कोई, तो मूर्ति के में भी देखिए हर एक चीज़ की बनावट को लेकर के नाप तौल से लेके हर चीज़, ताकि वो अच्छे से बने। ठीक, चित्र बनाना, भवन मंदिर बनाना, गीत गान काव्य। अच्छा, गीत गान काव्य भी एक कला ही है। इसके बारे में डिटेल के से हम आगे पढ़ेंगे कि ये कौन सी कला के अंतर्गत आता है। तो आगे देखिए, जब गीत सुमधुर और लय ताल के साथ गाया जाए तभी वह क्या करेगा, क्या कहेगा, क्या कहा जाएगा कि वो एक कला है। ऐसे ही हम कोई भी चीज़ को कला नहीं कह सकते हैं जब तक कि वो अच्छे से ना किया जाए। ठीक, इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति आदि कला की परिधि में तभी आएंगे जब उसमें अर्थ, रस, भाव और रूप की सुंदरता निष्पषित हो। ठीक, आगे देखते हैं। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। सर्वप्रथम कला का शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ। हाईलाइट मैंने किया है तो समझिए कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, ये ऋग्वेद में हुआ है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है वे? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है। कल धातु यानी कि संस्कृत में किससे हुई है उत्पत्ति? कल धातु से, जिसका अर्थ प्रेरित करना है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से भी मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। ठीक, इसमें से बस यही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि कला की परिभाषा किस महान व्यक्ति ने क्या क्या बोला था। तो इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि हमें याद हो जाए। नॉर्मली जो लोग बोलते हैं वो बोल के तो चले जाते हैं, लेकिन उसका याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हम एक का दूसरे में याद कर लेते, दूसरा का तीसरे में याद कर लेते। तो मैं आपको ट्रिक्स वाइज याद कराऊंगी ताकि आप उसको याद भी करें। ट्रिक्स भी नहीं, उसको हम रिलेट करके बताएंगे, क्योंकि ट्रिक्स भी है, ट्रिक्स भी आपको याद करनी पड़ेगी कि इसकी ट्रिक्स क्या थी। तो मैं आपको ये सारा चीज़ें जो है वो रिलेट करके बताऊंगी। तो देखिए, पहला है प्लेटो। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। सत्य की अनुकृति। अब आप प्लेटो से रिलेट करिए। जो प्लूटो जो हमारा एक प्लैनेट था, ग्रह था, ठीक है, तो वो सत्य में उसकी सिर्फ अनुकृति ही रह गई, हमारे पास और कुछ नहीं रह गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद करिए, जो प्लेटो है वो सत्य की सिर्फ अनुकृति है। अरस्तु, ठीक, अरस्तु जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज वाले थे वो। ठीक है, तो वो क्या करते थे, लोगों का अनुकरण करके हर चीज़ करते थे। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। तो अरस्तु को क्या आप किससे रिलेट करेंगे? अनुकरण से। अब आ गया फ्राइड। फ्राइड क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं फ्राइड। वैसे तो ये सब वैज्ञानिकों के नाम हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ रिलेट करने के लिए ताकि हम वो याद रख सकें। अब फ्राइड क्या होता है? हम जैसे खाना फ्राई करते हैं, तो खाना फ्राई करने से क्या होता है, हमारी जो दमित वासनाओं का जो है उभरा हुआ रूप है, तो जो दमित वासनाएं हैं वो उभर जाती है अगर हम फ्राइड खाते हैं। मतलब कि हम मोटे हो जाते हैं अगर हम फ्राइड खाना ज़्यादा खाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि फ्राइड खाना कम खाना चाहिए। ठीक, अब आ गया क्रोचे के अनुसार हर एक महान कला ईश्वरी कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्रोचे मतलब कॉकरोच। ठीक है, क्रोचे को आप कॉकरोच से रिलेट करिए। तो जो कॉकरोच होता है वो ईश्वरी की कृति है। मतलब कॉकरोच को कौन बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। ठीक, इतना आप याद करेंगे। जहाँ क्वेश्चन आएगा ईश्वरी कृति, आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ वो क्रोचो थे। ठीक, अब आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे टालस्टाय के अनुसार कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना
है जिससे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जाग जाए। तो अब आप किस चीज़ से रिलेट करेंगे, जो टेल्स टाई है, टेल्स टाई को आप क्या टाइल्स याद रख लीजिए, जो टाइल्स है तो टाइल्स में क्या होता है कि हमारे जो है वो हम उसमें क्या देखते हैं कि उसमें जो रेखा रंग, हम जब खरीदने के लिए अगर मान लीजिए टाइल्स आते हैं तो हम क्या देखते हैं उसमें रेखा है, रंग है, और टाइल्स का मकान बना रहता है, उसमें हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो टकरा करके आवाज़ आती है अगर घर खाली हो तो, ठीक है। और भावों की क्रिया मतलब कि उसमें हमारे भाव जुड़े रहते हैं, हम देखते हैं टाइल्स को तो हमें अच्छा फील होता है। तो आप इसको इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें को समझाने के लिए नहीं, हमें हूबहू ये वैसा का वैसा ही याद करना है, तो आप रिलेट करके याद कर लीजिए, ठीक। हिंगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। अब आप इसको इससे रिलेट कर दिए कि हिंगेल मतलब क्या होता है, जो हींग होता है खाने वाला वो याद कर ले। तो जो हींग होता है वो क्या करता है, भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। जब आप हींग खाते हैं ना तो भौतिक सत्ता हमारी व्यक्त होती है, ठीक। उसका हो गया। रास्किन के अनुसार कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, ठीक। अब देखिए जो रास्किन होता है, रास्किन से हम याद कर लेते हैं कि रास्कल, ठीक है। रास्कल से क्या होता है, अगर हम किसको बोलते हैं रास्कल, ठीक है, तो हम क्या करें, अपनी भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं, मतलब हमें अच्छा नहीं लगा और हम अपनी भावना उसमें अभिव्यक्त कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया रास्किन, ठीक। अब आ गया रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अब ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, वो एक मनुष्य थे, ठीक। हालांकि सब मनुष्य हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, नॉर्मली हम जानते हैं इनको, काफ़ी अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये काव्य बहुत अच्छा करते थे। तो क्या हम यह रिलेट कर सकते हैं कि मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है इसमें, ठीक। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति की संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। तो अब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, जयशंकर मतलब भगवान को क्या हम बोलते हैं, ईश्वर, ठीक है। तो ईश्वर की कर्तव्य शक्ति, इतना आप याद कर लीजिए, इससे रिलेट कर लीजिए, आपको ये पूरा को पूरा याद हो गया। आपको पूरा इसको रटना भी नहीं है ना आपको याद करना है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप रिलेट कर लीजिए। अब आगे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अब आगे मैथिली शरण, अब इसमें हम देखते हैं पहले अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है जो अपूर्ण कला की पूर्ति करती है। तो अब इसमें आप याद करिए शरण हमारे कौन छूता है, जिसका काम पूरा नहीं होता है तो अपने काम को पूरा करने के लिए शरण छूता है किसी के भी, ठीक है। तो ये हो गया अपूर्ण कला, यानी कि अपूर्ण कार्य, इसको याद कर लीजिए, अपूर्ण कार्य की पूर्ति करता है, यानी कि अपूर्ण कला की पूर्ति करता है, ठीक। ये आपको याद रहेगा, ये मैं आपको जिस तरह से याद करवा रही हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं इसको, ठीक। उसके बाद आ गया नीत्शे के अनुसार क्या है, कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। मतलब कि जो अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो हम देख लेते हैं कि नशा याद कर लेते हैं। तो नशा क्या है, उसमें बहुत ही कड़वा अनुभव होता है, एक तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो कड़वा अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है और लोग उससे मुक्ति पाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं, ठीक। आपको फिलहाल तो ये 11 के 11 आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, मैंने इतने अच्छे से रिलेट करके बता दिया है कि आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, ये आपको 11वां नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी ही वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल।